अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर तक में खुशामदीद और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस और बैरूनी चैलेंजेस की बात की जाए तो अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी से मशरूत है। और इसी तरह अंदरूनी चैलेंजेस की बात करें तो अपोजिशन जमातें एक दफ़ा फिर इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है। क्या हालात हैं, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, हुकूमत कितनी तैयार है, हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला और उसके साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और अवामी लीडर शेख रशीद साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और ये एक रिवायत थी जिसको आपने बरकरार रखा और आई एम ऑनर्ड। सो शेख साहब, पॉलिटिकल गुफ्तगू से हटकर, सिक्योरिटी के मामलात से हटकर, हमें बिल्कुल नहीं पता था कि शेख साहब घुड़सवारी भी इतनी अच्छी कर लेते हैं और बोटिंग भी इतनी ज़बरदस्त कर लेते हैं। मुझे पता नहीं था, बल्कि बड़े लोगों ने, कई तो खुश होते हैं जो आम लोग हैं, कई लोगों ने ताने भी दिए। तो बस इसी तरह ईद की छुट्टियां थी, दो कहाँ गुजारता। अच्छा, तो घुड़सवारी आपने ये वजीर दाखिला के बाद कुछ नहीं, बचपन शचपन में करता रहा। तो अब तो वैसे ही फोटोग्राफी की है घुड़सवारी। घोड़ा सही था फिर? हाँ, घोड़ा सही था, असली था। और बेचारा इतने वजन से महसूस करता होगा। नहीं सर, आप माशाल्लाह, मैं भी पहले भी बात करी थी कि वजारत दाखिला आपको सूट कर गई है। अच्छा सर, इस वक्त अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस है उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर हम टेलीविजन ऑन करें या हम सोशल मीडिया देखें तो हमें लगता है कि इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन नहीं किया। क्या इतनी शिद्दत से इंतजार है? कोई इंतजार नहीं है। और बाज़ औक़ात दुआ और दगा में एक नुक्ते का फ़र्क होता है। बहुत बड़ा इशू जो है वो अफ़गानिस्तान है, और 20 साल तक अमेरिकन ने वहाँ $2 ट्रिलियन खर्च किए, और उनकी कोई 3 लाख फ़ौज को, मैंने बाइडन का बयान पढ़ा कि उसने 3 लाख फ़ौज को ट्रेन किया वहाँ पे। पता नहीं वो 3 लाख थी भी या नहीं थी। और सेकेंडली, जिस तेज़ी से अफ़गानिस्तान में तालिबान बढ़े हैं, किसी ने हमारा तो देखें, हमने इनको दोहा लेके गए, हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर लेके गए। अब हम तालिबान का अंगूठा तो नहीं लगवा सकते। और इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ अशरफ गनी साहब की मीटिंग में भी मौजूद था। उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया तकरीर में कि 10,000 मुजाहिदीन खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने भेज दिए हैं तालिबान के लिए। हम अफगानिस्तान के बारे में अभी इंटरव्यू देने से पहले आपको बता रहा हूं, पीएम ने मुझे कैटेगोरिकली ये कहा कि हमने शेख रशीद वही स्टैंड रखना है जो 2009 में इमरान खान का था कि हम अफगान की सरजमीन में ना मुदाखलत करते हैं, ना हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से कोई हमारी जमीन में मुदाखलत। सर, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हमारा बैगेज हमारे साथ है ना। हमें आज भी शक की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि माजी में हमारी पॉलिसीज ऐसे थी। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम होते होते एक टाइम तो रिक्वायर्ड है ना। देखें, टाइम तो सर ये हरकतें हमने की है ना माजरत के साथ। देखें, आप गुजारिश कर देखें, अब तालिबान तो अब की बात है ना, ये सिखों से लड़े, ये ब्रिटिश से लड़े, ये रशियन से लड़े, ये अमेरिकन से लड़े। ये उस वक्त लड़ रहे थे जब सिखों के साथ और ब्रिटिश के साथ, जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था। सो इनके मामलात जो हैं उसमें यही फैसला है कि हमने कोई अमन मुज़ाकरात की कोशिश करनी है। हालांकि फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया, बिल्कुल इमरान खान ने भी वही बयान दिया कि हमने अमन मुज़ाकरात की कोशिश करनी है, इनको टेबल पे बैठाना है, इनकी कोशिश करनी है। हमने इनको अमेरिकन के साथ बैठाया, हमने दौरान कतर की उस कॉन्फ्रेंस में हमें दहरान लेके गए। लेकिन अगला मसला जो है वो पाकिस्तान पे सोशल मीडिया पे कैंपेन है इंडिया की और एनडीएस की, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में हमारे खिलाफ एक तूफान खड़ा किया गया है कि हम इसके जिम्मेदार हैं। हम इस दफ़ा बिल्कुल किसी काम में नहीं, इस दफा हम बिल्कुल किसी काम में नहीं है। मतलब हम पहले रहते रहे तो उससे हमने सबक सीखा। अमेरिकन को बेच दिए हमने, बिल्कुल देखे ना, अमेरिकन को गुजरने दिया उनकी गुजरगाह को। सर, अब हम गुड और बैड तालिबान की तफरीक से निकला है। कोशिश है, गुड और बैड का तो पुराना जुमला हो गया ये। हमारी कोशिश ये है कि हमें कोई ताना ना दे। इमरान खान ने कहा कि हम किसी कीमत पर अपने बेस नहीं देंगे,
किसी कीमत पर पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं है। सर, इमरान खान साहब ने ये कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बेस नहीं देंगे, और बारहा ये बात होती है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा, आप भी बारहा मीडिया टॉक्स में कर चुके, क्या बेस देने का कोई मुतालबा अमेरिका की तरफ से आया या हम डिफेंसिव मोड में आके ये उन्हीं के सोशल मीडिया की आप सवालों को दोहरा रहे हैं। पहला सवाल भी उनका ये था और हमें सैंक्शंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हमने जब उनको पहले ही कह दिया कि पंजाबी में कहते हैं मुझको टट्ठा समझो, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, हमारी इकनॉमिक कंडीशन कि हम तुम्हारे ऐसे मसाइल करें कि उसका रिएक्शन हो जाए और महाजरीन की एक बड़ी तादाद आ जाए। ऑलरेडी हमारे पास 40 लाख मुजाहिद हैं, मुजाहिद नहीं है, महाजरीन है। 40 लाख हमारे महाजर कैंप बने हैं, हज़ारों तुलबा ने यहाँ पढ़े हैं वो। सो हमें किसी ऐसी चीज़ में अब नहीं फंसना जो मलबा हमारे सर पे गिर जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, उसके साथ साथ हम फिर मैं वही आपसे मुख्तसर बात करूंगी थोड़ी सी उस तरफ आके कि जो हम जो बाइडेन के टेलीफोन की हम बात करें, क्या हुकूमत को आज इंतजार है वज़ीर आज़म? फ़ोन चुन की सियासत नहीं करता, ये फॉरेन ऑफिस का काम है और वो जिसने बयान दिया उसका काम है वो इसको बताए कि भाई वही मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, आप मुझसे बॉर्डर की बात कर सकती हैं, सारे बॉर्डरों की बात कर सकती हैं। दाशू डैम की हमने दासू में पकड़ लिए लोग, और जिस मुश्किल से पकड़े कि गाड़ी 6 महीने तक उन्होंने खड़ी रखी, और आप देखें कि वो गाड़ी किस तरह प्लांटेड 6 महीने खड़ी रही, और फिर किस तरह लोगों को लाया गया, किस तरह वो ख़रीदी गई, और किस तरह पहले उन्होंने किसी और जगह करने की कोशिश की, फिर उन्होंने देखें 1 साल की तैयारी के बाद दाशू डैम का उन्होंने सुसाइड अटैक किया, 1 साल की तैयारी के बाद। सर, लेकिन उसको भी हमने शायद थोड़ा सा मिस हैंडल किया। शुरू में हमने कहा हादसा हुआ, हमसे गलती हो गई। अच्छा, मैं बॉर्डर मैनेजमेंट पे जाने से पहले एक मुख्तसर सी बात कर लूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो इस वक्त अफगानिस्तान को लेकर या अमेरिका को लेकर जो हमारी पॉलिसी है, या अफगानिस्तान अमेरिका का जो मसला है, वो इमरान खान साहब का वही स्टांस है जो 2009 में था। लेकिन 2009 से पहले बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। आज आप उस स्टांस को फेवर कर रहे हैं, कल आप उस स्टांस को फेवर कर रहे थे जब हम जंग का हिस्सा बने थे। तो शेख रशीद साहब दिन से किस स्टांस के साथ वक्त भी इम्पोर्टेंट पोजीशन में था, आज भी इम्पोर्टेंट पोजीशन में हूँ। उस वक्त जितने मास्टरमाइंड थे उनका ख्याल था कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त जितने मास्टरमाइंड हैं उनका ख्याल है कि हमें, और खुद लीडरशिप का ख्याल है, मुशर्रफ के ख्याल में कि 70,000 लोगों की कुर्बानियाँ दी गई, 80,000 लोगों की जानें गई, और पाकिस्तान का अरबहा मईशत तबाह हुई। लेकिन उस वक्त जितने लोग बैठे हुए थे उनके ख्याल में उनके पास ऑप्शन नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं उस फैसले में का एक वजीर था उस वक्त में, और वो गलत फैसला था। हमें स्टैंड ले जाना चाहिए, जैसे आज हमने स्टैंड लिया है, उस वक्त भी हमें स्टैंड ले जाना चाहिए था, बेशक उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने खतरनाक होते। यानी जो उससे बात होती थी कि मुशर्रफ साहब एक कॉल पे ढेर हो गया, वो सही थी। एक कॉल पे तो ढेर नहीं हुआ, उसने बहुत सारे मामलात, ये कहना कि खबर बनाने में तो कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि वो जिस तरह आज इमरान खान ने स्टैंड लिया, हमें उस वक्त लेना चाहिए था, मुशर्रफ साहब को उस वक्त लेना चाहिए। ठीक है सर, बॉर्डर मैनेजमेंट, हमेशा से ये बात हो रही है कि वहाँ से जब रेफ्यूजीज आएंगे या वहाँ पर अभी इकट्ठा होना शुरू हो गए, अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि उनके रूप में या उनके उसमें कुछ दहशतगर्द भी आ सकते हैं, फिर पाकिस्तान अल्लाह ना करे एक इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो सकती है। वो किस हद तक हम महसूस करें कि हम वी आर सेफ एंड बॉर्डर मैनेजमेंट इज स्ट्रॉन्ग दीस डेज? देखें, इस दफ़ा तो हमने कोई 90% फेंसिंग कर ली है। 40 लाख महाजिर हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे महाजिर कैंपों में। हम उस तरह नहीं कर सके जिस तरह ईरान ने किया है, जिस तरह उन्होंने उनको लॉकअप में रखा और जिस तरह उन्होंने उनके सारे मामलात को मैनेज किया और बाहर नहीं निकलने दिया, उनके सारे मसलों को देखा, हम वो नहीं कर सके। यहाँ उनके बच्चे भी कॉलेजों में चले गए, यूनिवर्सिटियों में चले गए, बच्चों की पैदाइश भी हो गई, और ये सारी सूरत हाल जो थी, इस दफ़ा उनका ट्रेंड टर्की से यूरोप की तरफ जाने का है। लेकिन अगर हालात बहुत ख़राब हुए तो मैं टीवी पे नहीं कह सकता, लेकिन हर किस्म के मामलात के लिए हम तैयार। क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि वहां से महाजरीन आ सकते हैं या बिल्कुल रोका जाएगा? अभी तो हमने बॉर्डर कोविड-19 से बंद किए हुए हैं,
लेकिन हमें तैयार हैं हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए, और लेकिन हम किसी को भी अपने इलाकों में आने नहीं देंगे। अगर वैसा वक्त आया तो देखेंगे कि बॉर्डर पर हम उनको कैसे रख सकते हैं। और जो महाजरीन 40 लाख जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, उनको भेजने का वापस कोई इरादा है? देखिए, जिनको भेजा भी गया वो $300 और $500 दे के वो भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में हमें 45 से 90 दिन इंतजार करना चाहिए। यही मैंने पीएम से रिक्वेस्ट की है कि वी हैव टू वेट एंड सी 45 to 90 डेज। ये मसला जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो मसला है, दुनिया के लिए जो बहुत बड़ा मसला है, वो किसी एक तरफ हो जाएगा। इस वक्त हमारे अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? ज़ाहिर है इनको अगर मेज़ पे बैठाया तो हमारे तल्लकात जो थे मुल्ला बरादरान से और दूसरे लोगों से अमेरिकन कहने पे, अमेरिकन की टेबल पे लेके गए, तो अगर हम उनको कुछ कहें तो वो ये नहीं कि हमारे तल्लकात हैं तालिबान के साथ, कल यही खबर बन जाए। कोई हमारा लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो फिर ताल्लुकात अच्छे होते हैं, दोस्ती होती है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। ये आप बहुत बड़ा जुमला मेरे मुंह से निकलवाना चाहती है। सिचुएशन इज़ वेरी सेंसिटिव। ठीक है सर, अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं तो जो अंदरूनी चैलेंजेस की हमने बात की थी वो भी शेख साहब से पूछते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शेख साहब, ज़रा अंदरूनी चैलेंजेस पे बात करेंगे, अपोजिशन पे भी बात करेंगे। ये आसिम सलीम बाजवा साहब की अचानक उनका इस्तीफ़ा सामने आ जाना, और मैंने सुना आपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2 दिन कबल आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और आपको कहीं से अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि ही इज़ लीविंग और ही हैज़ सम इंटेंशंस। ये बात ठीक है कि 2 दिन ना हुई, 3-4 दिन 5 दिन पहले होगी। मैं मेरे ज़हन में आपने अच्छा सवाल किया, बल्कि मैं किसी न किसी से पूछना चाहता था, मेरे दिमाग से निकल गया। कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं कि मैं मुतलका लोगों से, एमएस से पूछूं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछूं कि ये हुआ क्या, मैं मेरे नोटिस में नहीं। अच्छा, कोई अपोजिशन का प्रेशर तो नहीं था? नहीं जी नहीं, क्या अपोजिशन, वो फिर 6-7 महीने पहले चला जाता। क्योंकि गवादर के बाद जो एक एपिसोड भी हो गई थी वहाँ पे वर्षा शरीफ और सिद्दीक जान वाली, उस पर भी बड़ा एक बैड टेस्ट हुआ था इंटरव्यू में। कभी अभी मुझे हल्फन नहीं पता क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, जिन आपने कहा कि कुछ लोगों से पूछूंगा जो रेलिवेंट लोग हैं, जब हुकूमत आई, मुझे याद है वज़ीर आज़म साहब बारहा इस बात को करते थे कि हम एक पेज पर हैं, और पता नहीं वो कौन सी हुकूमतें थी जो होता था कि एक पेज पर नहीं है। आज 3 साल बाद भी एक पेज पर है। बिल्कुल, सारे इदारे एक पेज पर हैं। सारे इदारे एक पेज में हैं, और पाकिस्तान की ज़रूरत भी ये है कि अदारे जो हैं, ख़ुद बाजवा साहब ने 1-2 मीटिंगों में मेरे सामने अपोजिशन को भी कहा कि भाई जो भी मुंतखब होगी हुकूमत, उसके पीछे फ़ौज खड़ी होगी। ठीक है, अब जरा अपोजिशन पे आ जाते हैं, क्योंकि हाल ही में पीडीएम का एक और इजलास हो गया। वो पीडीएम जो काफ़ी हफ्ते की खामोशी के बाद मौलाना साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और फिर उन्होंने उसी चीज़ों का जिक्र किया कि हम एक्टिव होने जा रहे हैं और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, इस हुकूमत से संभल नहीं रहे हैं, आगे आने वाले लाएअमल का ऐलान किया, जलसों का ऐलान किया। क्या इस दफ़ा कुछ टफ टाइम देने की पोजीशन में है? पहले उन्होंने 6 महीने जलसे किए और कहा कि 30 दिसंबर को हम नहीं देखेंगे। हमारा तरफ से सलाम भी उन्होंने हमें कर दिया। हमने कहा वालेकुम सलाम मौलाना साहब। उन्होंने बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च भी किया। देखें, दुनिया में धरना दिया। मैं सियासत में मरने से पहले तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को यह कहना चाहता हूं कि धरना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 126 दिन में इमरान खान के साथ था, अंदर से मेरी चीखें निकले हुई थी कि या अल्लाह कब जान छूटेगी। सो फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ा धरना दिया उस वक्त के लिहाज से, लेकिन नतीजा ठुस कुछ नहीं निकला, और कहा कि हमारी बात हो गई है, ये हो गया, फलां हो गया। यकीन कल जो छोड़े जी यकीन है, कल जो फजलुर रहमान ने बयान दिया है अफगानिस्तान पे, तो इमरान खान का बयानिया भी वही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, इनको एक टेबल पे बिठाना चाहिए, खाना जंगी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा, यही तो इमरान खान कह रहे हैं। और बाकी आपने जलसा करना है, आगे जरूर करें। कराची देखें, कराची को मैं 1977 में मैं कराची में जलसा करता था। मैं पाकिस्तान का सबसे स्टार पॉलिटिकल वर्कर था।
मेरे बगैर, यानी मुझे पहली दफा मैंने ये प्राइवेट जहाज देखे, मुझे भेजते थे कि किकरी ग्राउंड में जलसा हल्का तो जोरलाई भेजते थे, कभी पीर साहब पगाड़ा शरीफ। कराची रंग बदलता रहता है। मैंने अपनी इस सारी सियासी जिंदगी में कराची को एक जगह साकत नहीं पाया। मैंने जमात प्रोफेसर गफूर के साथ भी देखा है, शाह अहमद नूरानी के साथ भी देखा है, अल्ताफ हुसैन के साथ भी देखा है, फिर पीटीआई के साथ भी देखा है। ये सारे मेरी इस सियासी अदवार में हुए। हालांकि मैं पंजाबी स्पीकर था, लेकिन मैं जाता था तो वहाँ पठान और पंजाबी जो कहते थे शेख रशीद, ये 1977 की मैं बात कर रहा हूँ, हल के निशान की। मैं 29 को वो जलसा कर लेकिन मैं कोई भी जलसा करे, मैं चले जाऊँ कायदे आजम के मज़ार पे। मेरे नज़दीक इतने बड़े स्ट्रॉन्ग मीडिया की मौजूदगी के बाद जलसा करना लोगों का और अपना वक्त ज़ाया करना है। आपकी गाड़ी का व्हील कप गुम जाता है तो ये खबर आती है ब्रेकिंग न्यूज़। आपके बेटे का दावतनामा बनता है शादी का, ये खबर आती है ब्रेकिंग न्यूज़ में। आपके बेटे के जनाब निकाह का दिन तय होता है, आपकी खबर आती है। आपकी शरियान सुकड़ गई है, ये भी खबर आ गई है कि भाई पाकिस्तान आ जाओ। सो पाकिस्तान में मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब सोशल मीडिया भी लगा लें या दूसरे भी, कि यहाँ जलसे जुलूस की कोई जरूरत नहीं रह गई। आपकी कैंपेन वैसे ही हो रही होती है इन मीडियम्स के थ्रू, होती है अच्छी या बुरी दोनों हो रही होती है। तो शेख साहब, अभी जो आपने अफगानिस्तान वाले मामले पे बात की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी वही स्टांस है और ये वज़ीर आज़म का बात है। अगर मुझे बहुत जिम्मेदार आदमी ने कहा कि भाई, मैंने कहा जी सारे ठीक। देखिए कौन है इस वक्त जो कोई वाज़े सूरत हाल, मैंने आपको 45 से 90 दिन कहे, 45 से 90 दिन में बेहतर पोजीशन में होंगे हर कोई आदमी बयान दे। बहुत अच्छी बात है सर। इस पे एक एपीसी क्यों नहीं बुलाते और फिर ये इलेक्टेड की इससे भी आप लोग निकल जाए ना। अगर आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़ा धरना करने की पोजीशन में हैं, तो कहता है कि मैं मशीन की, देखें इमरान खान का एक एजेंडा है बहुत बड़ा, हर कैबिनेट से पहले ओवरसीज वोटिंग और मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन, उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं। सर आप टेबल पे बिठाएं, बात करें। कल मौलाना सिराजुल हक साहब ने बात की है जमात इस्लामी वालों ने कि भाई हमें पहले दिखाई जाए, हम देखते हैं, लेकिन ये टेबल पे बैठने वाले ही नहीं है, इनका एजेंडा ही ये है। सर वैसे अगर आप कोशिश करें तो मौलाना साहब मना नहीं करेंगे। नहीं, मौलाना के फादर मुफ्ती महमूद साहब जब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आते थे, मेरा देखें ये लीडरशिप मुझे पसंद नहीं आई जो नौजवान जिसे आप क़यादत कहते हैं। मैं बादशाह खान के साथ चौधरी ज़हूरुल्लाह के घर से जब शोरश कश्मीरी के घर जाता था सूखे शतूतों का गिफ्ट लेके, आज तो यहाँ इतने लंबे गिफ्ट होते हैं। वली खान के साथ मेरी कितनी, और ये असफंद यार क्या है, ऐसे ही बस ठुस, क्या है ये शाह अहमद नूरानी के आगे क्या है, ये सारे एक एक, मैं क्या आपसे अर्ज करूं, एक फजलुर रहमान की पार्टी है, एक नून लीग है, दो पार्टियां, बाकी किसी का मेरी तो फिर भी एक सीट है या दो सीट है घर से, है जी, इनकी तो एक सीट भी नहीं है सर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप उनके स्टांस को मुत्तफिक हो रहे हैं तो मौलाना साहब का एक रोल है। पर एज ए इंटीरियर मिनिस्टर कोई बात करूंगा तो तूफान आ जाएगा दुनिया में, क्योंकि मीडिया कैंपेन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में, और वो सबसे ज्यादा इंडिया और एनडीएस मुझे ले लेता है। मैंने आपसे अर्ज किया है 45 से 90 दिन के बाद इस पर तफसीली बात करूं। सर इंडिया का रोल, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, एक हैवी इन्वेस्टमेंट थी, सारे पाकिस्तान पोजीशन में नहीं था, आपको लग रहा है कि इस वक्त वो रोल श्रिंक हुआ है? इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अनडिक्लेयर मीडिया में भी वॉर की है, प्रैक्टिकल भी की है। अभी जो ये मॉडल टाउन, ये कौन सा वाकया हुआ है जो हमने 16 घंटों के अंदर अंदर पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, और वो लोग कैसे जेल से छुड़ाए गए, कैसे गाड़ी तैयार की गई, और अभी धासू में सारा इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए इंडिया क्योंकि मुहर्रम से पहले लग रहा है, मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, आपका अकीदा जो भी कुछ हो, पाकिस्तान की सलामती का मसला है और पाकिस्तान के ये 120 दिन या 30 दिसंबर तक बहुत क्रूशल है। सो दूसरों के अकीदों का एहतराम करें, अपने अकीदे को ना छोड़ें, जो आपका अकीदा उस पर कायम रहे, किसी के अकीदे को ना छेड़ें, और कम से कम इस मुहर्रमुल हराम में आप कौमी जिम्मेदारी का सबूत दें, मजहबी से ज्यादा साथ साथ कौमी जिम्मेदारी का भी सबूत दें। और कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है, मैंने तो उज़ादारों से अपील की कि भाई इसके SOP को भी देखें, और
कराची की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, हमारे पड़ोस ईरान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, अफगानिस्तान के मामलात हैं, इंडिया की बड़ी ख़राब है। सो हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर हम पे आगे ही इतना बड़ा प्रेशर है, सो हमें सब लोगों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ठीक है, मौलाना फजल रहमान तो मुत्तफिक हैं आपके बयानी से और आप मुत्तफिक हैं अफगानिस्तान को जो उसने अफगानिस्तान के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, अफगानिस्तान के हवाले से मैं कह रही हूँ, तो अच्छा हो कि आप उनको ऑन बोर्ड लें, एपीसी बुलाएं। सर, एपीसी ये गवर्नमेंट बुलाने से क्यों हिचकिचाती है? इमरान खान को पता है कि इन्होंने देखे ना, वो जिस वक्त पहले भी आए थे, वो नैब के केसेस के लिए आते थे। इमरान खान को जो मैंने इन 3 सालों में पाया है कि वो अपोजिशन को समझ चुका है कि इन्होंने हमारे साथ नहीं चलना, इन्होंने हमारे साथ इट खटक्का लगा ही रखना है। सर, बावजूद इसके कि शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात ऑफर की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त इमरान खान साहब ने हाथ नहीं मिलाया। देखिए, इमरान खान जो है वो एक मुनफरद सोच का सियासतदान है। उसके नज़दीक करप्ट आदमियों के साथ, डिसऑनेस्ट लोगों के साथ, और वो लोग जिन्होंने मुल्क का खजाना लूटा है और जिन्होंने इस मुल्क को इस जगह पहुंचाया है, उनके साथ वो हाथ मिलाना भी गुनाह समझता है। मिलाएंगे भी नहीं? मेरा नहीं ख्याल मिलाएगा। फिर अपोजिशन की जब आपको जरूरत पड़ेगी, इलेक्शन लड़ेगा इमरान खान अगला, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर पाएंगे उनके बगैर? मेरी बात सुने, हम 14-14 महीने में घर जाते रहे, अभी कपड़े लटके होते थे तो हुकूमत खत्म हो जाती थी। सर्दियों का सीजन, शेरवानी जो है ना वो तंग होना शुरू हो जाती थी तो हुकूमत से घर आ जाते थे। 20 महीने के बाद हम गए, 3 साल लगा लिए, 1 साल 5वां साल तो इलेक्शन का जी 6-6 लाख की हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 6.5 अगर पूरा शहर लगाए तो 12 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर 200-300 वार्ड भी, 70 एक वार्ड लगाए, 70 दिया 60 लगा लो, 200 वार्ड बन जाते हैं। अगर एक वार्ड में भी आप एक दिन लगाएं तो 1 साल आपका, तो कंपेन के लिए अगर आप जेन्युइन अवामी कंपेन पॉलिटिकल, अगर खानदानी है तो आप बैठे रहें, मेलसी को वोट देगा, खिची को देगा, टवाने को देगा। इधर तो शेख ही नहीं देता, शेख रशीद को। सर, 2023 तक ये हुकूमत अपने जगह पर मौजूद है। मेरे ख्याल में इमरान खान इससे भी बड़ा लीडर बनने जा सकता है इस क्राइसिस में से, अगर हम सही तरह निकल गए। अगर इस क्राइसिस से हमने अपने आप को, हमारी इतनी एक नया टर्न आ गया और हमें एक नई सूरत हाल बेहतर हो गई हमारी, तो हम ठीक हो जाएंगे। क्या 2023 के बाद भी 5 साल आप खान साहब को दे रहे हैं? पहले तो मेरा ख्याल था कि काफी सख्त मुकाबला होगा, और अब इस अपोजिशन से मैं, वरना अब तक तो हमारा काम हो चुका होता। जो आपकी गवर्नेंस रही इसलिए कह रहे हैं? जो भी हुआ, मैं आप जरूर मेरे मुझसे कहलवाना है। मेरा मतलब है, अगर ये कुछ इनमें अकल होती, कोई उनकी, देखे ना, ये अब कंपेन करने जा रहे हैं, इस मुल्क की सलामती का मसला इस मुल्क की सरहदों पर आ रहा है जी। अब आप ये देखें ना कि उन्होंने सारा सेंट्रल एशिया और सारा रूस और सारा ईरान और सारा पाकिस्तान और सारा चीन, इस सारे मसले में अलर्ट हैं कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन है। सर, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो शेख रशीद साहब ने अभी बात की है कि इस पीडीएम के हवाले से कि उन्होंने तो पहले दिसंबर में जो है वो खुदाफिज कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ पेशगोइयाँ तो शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं, जैसे उन्होंने नून से शीन निकलने की बात की थी, लेकिन अभी हमने देखा कि जो पीडीएम का इजलास था उसमें नून भी थी और शीन भी थी। तो वापस आते हैं, शेख साहब से पूछते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला। शेख साहब, उनकी तो आप बात कर रहे थे कि उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, आपने वालेकुम अस्सलाम कहा, लेकिन आपने नून से शीन निकलने की बात की। पीडीएम का कायम हूँ, 2 साल पहले कही थी, देखो इस क्राइसिस से इमरान खान को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सब लोग कह रहे हैं हम फंसने जा रहे हैं, इनमें बड़ा इतना बंदा ही कोई नहीं जो 2 कॉलम की जिसकी बात छपती हो बाहर की दुनिया में। स्टिल इमरान खान उस जगह खड़ा है कि उसकी इतनी इंटरनेशनल मीडिया में भी उसकी से है, वो बात करता है तो उसको वजन दिया जाता है।
तो वजीर आजम है इस वक्त। वजीर आजम यहाँ बड़े सारे रहे हैं, एक वो भी आए थे, क्या नाम था जो अबूरी वजीर आजम लेके आए थे, पहले नाम बताएंगी तो फिर मैं। शौकत साहब, वो उसका नाम नहीं, शौकत अजीज नहीं, उससे पहले जो आया था शौकत अजीज तो जैसे भी था, मोइन कुरैशी साहब। मोइन कुरैशी साहब के आने पे उनको अपने वालिद की कब्र याद आ गई। तो एक चौधरी साहब थे डीएसपी, इधर मर गए वो भी, उसने मुझे फोन किया कि शेख रशीद बहुत क्राइसिस आ गया है, कब्र नहीं मिल रही। मैंने कहा किसी कब्र पे कुतबा लगा दे और खुर्शीद कसूरी से डेट पूछ ले और कोई निकाल के, तो कलीन शलीन बिछाओ, सलामी दो, बिगल बजाओ तो उसकी दुआ। ऐसा ही हुआ, मियानी साहब किसी आम कब्रिस्तान पर उसके बाप का गार्ड ऑफ ऑनर हो गया। लेकिन इस मुल्क के हाथ शौकत अजीज कहां से टपक आया? ठीक है, वो तो हुमायूं अख्तर को मैंने रोका, वरना वो अगले दिन वो वजीर आजम था। मैंने मुशर्रफ को कहा कि आप प्रेसिडेंट हो आर्मी में और डीजी जनरल अख्तर का बेटा प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ये नहीं कि मुझे चौधरी इस्तेमाल कर सके, मेरी दयानतदाराना राय थी, क्योंकि रात को मैं रोज मेरी डेली सिगार की महफिल थी मुशर्रफ के साथ। हर दूसरे, हालांकि मुझे ताना दिया गया कि शायद मैं हालात को खराब करता हूं या मेरे नहीं, हुक्मरान खुद बड़ा सियाना होता है। हुक्मरान के बारे में ये सोच रखना कि वो उसको समझ नहीं होती, उसको समझ होती है, उसका अंदर की सोच ये होती है कि जो मैं कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं वही सही है। आपका काम यह है कि आप अपनी राय दें और दयानतदारी से दें और बोल्डली दें। और मुशर्रफ मेरी इस बात को पसंद करता था, माने ना माने ये और बात है। सो पाकिस्तान में ये कहना हुक्मरान के ये सारे बातें फौज के खिलाफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ क्या बेचता है जी, ये डॉर्चेस्टर के होटल के नीचे गाड़ियों के रंग शनाख्त कर रहे थे कि शाह साहब हैं, मेरा ख्याल है वो इनके दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे। तो उसको फोन आ गया जी का, अब्बा जी का फोन आया कि एक साइज एंड टैक्सेशन की वजारत है, तो इस पर क्या काम कर बात। उन्होंने कहा जी ठीक है। एयर मार्शल असगर खान के पास गए, उस वक्त राब्ता के चेयरमैन थे नवाज शरीफ साहब तहरीक इस्तकलाल के, और उनको कहा जी मेरा तो इस तरह, उनके वालिद मरहूम भी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे साथ थे। तो असगर खान ने कहा जी तो आपके लिए अगर आपने ये रास्ते का इंतखाब कर लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ, जाए। मुस्लिम लीग नून का बयानिया कौन सा चलने वाला है, उसका जानशीन अगला कौन होगा? बयानिया शहबाज शरीफ का चलेगा या बयानिया मरियम नवाज? देखें, अंदर से इनका बयानिया एक ही है, इन हुक्मरानी चाहिए, चाहे इनको घुटने के बल चलना पड़े, चाहे इनको अपना बयानिया बदला करे। शहबाज शरीफ का केस बड़ा सीरियस है, अगर सही कोर्ट में ट्रायल हो गया और कोर्ट ठीक हो गया, वो नहीं बच, इस 2 साल में कई सियासतदान सजा हो जाएंगे। ये जो 2 साल रह गए इसमें कई बड़े सियासतदान नैब में सजा हो जाएंगे अदालतों में। सर अभी तक तो विक्ट्री के निशान देखें इस मुल्क में तो जो कत्ल करके भी जाता है, ये नहीं लूट मार की, पैसा बाहर चला गया और इस तरह फोटो बनाते हैं। सर जब मैं बात करती हूँ ना मुस्लिम लीग नून की या नवाज शरीफ की या मरीम की, तो शेख रशीद साहब के चेहरे पे एक जिसको कहना चाहिए कि थोड़ा सा एक अच्छा नहीं लगता, मतलब आपको मुझे नहीं अच्छा लगता है, वो आ जाती है। लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात होती है तो आप मुस्कुराते हैं। सही है। तो ये मतलब ये कोई कनेक्शन है? पता नहीं क्या वजह है सर, क्या है आज बताएं। नहीं आज बताएं, आज क्या वजह है सर? अच्छा लगता है मुझे बस वैसे ही। अच्छा, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपका? सॉफ्ट कॉर्नर शायद कोई नहीं है। फिर सॉफ्ट कॉर्नर किसी के सियासत बड़ी बेरहम बेटों की तरह लगता है? नहीं जी नहीं, कोई बेटों शेटों की जगह, खुदा का वास्ता। सर मतलब उम्र में तो वो मैं जो भी हूँ उम्र में बस ऐसे बिलावल की बिलावल जो है वो अदम एतमाद, रोज अदम एतमाद, वो घर से ही अदम एतमाद लेके निकला। उसको अपने पे एतमाद नहीं, वो इमरान खान के खिलाफ क्या अदम एतमाद लाएगा, अपने में तो एतमाद पैदा करे। मुस्तकबिल का लीडर वीडर देख रहे हैं आप उनको? मैं पीपल्स पार्टी का एक दिन आसिफ जरदारी से एक ही दफा मैं मिला खाने पे, उसके वालिद का अफसोस करने गया तो उसने कहा खाना खा के जाना। मैंने खाना खाया, उसने कहा मुझे कोई
तू सारे पेशेंट को यूँ करता है और ये वो। तो मुझे कोई बात कह के जा दो, मैंने कहा आसफा को लीडर बनाना, बिलावल को ना बनाना। वो पोटेंशियल आप आसफा भुट्टो में देख रहे हैं? पता नहीं, अब तो मैं उस वक्त जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा अब तो मुझे पता नहीं, बड़ा अरसा गुजर गया इस बात को। सियासत भी तो आपको पता आप लोगों के पास आ गई है। मैं आपको कह रहा हूँ अफगानिस्तान का फैसला 90 दिन में हो जाएगा, 45 से 90 दिन में। तो सियासत तो कैमरों वहाँ भी 28 चैनल लगे हुए हैं, वो भी हर आदमी रात को चाहता है कि शेख रशीद, मैं कहाँ से बात करूँ भाई, अब मैं कोई वजीर दाखिला हूँ, यहाँ सारी दुनिया में क़यामत आ जाएगी। आगे मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा इस्लामाबाद में महाजरीन है, लोगों ने कहा दिया जी, उसने कहा कि इस्लामाबाद में तालिबान है। लेकिन अब लोग नहीं, मैंने कहा था कि वो जख्मी आते हैं, 12 कहू में उनकी फैमिलीज हैं, उनके यहाँ पे इलाज होते हैं। इलाज की बात मैंने जरूर कही थी, फैमिलीज हैं, 40 लाख लोग हैं, तो उनका इलाज क्या अस्पताल जेलों में डाल दें उनको? मैं तो माजरत के साथ, मैंने ये अफगान सफीर की बेटी का जो केस हुआ तो बड़े दिन, ईद के दिन थे, तो वो जो 4 टैक्सी ड्राइवर पकड़े थे, एक ने मेरे से बातचीत की, उसने कहा मेरे घर तो ईद का खर्चा नहीं है मिनिस्टर साहब, मेरे घर या तो खर्चा भेजो। चारों के चारों टैक्सी ड्राइवर कुरान पे कहने के लिए तैयार थे जनाब कि हम ये 1200-1400 1800 रुपया रोज कमाते हैं, इससे हमारे बच्चे, एक दो तो सरकारी मुलाजम थे, उन्होंने कहा जी दिन को हम नौकरी करते हैं इस्लामाबाद में, शाम को ये 2-2.5 हज़ार रुपया 1.5 हज़ार रुपये की हम दिहाड़ी लगाते हैं, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे कि हमने वो सफीर की बेटी, हमें आप ले जाए थाना कचहरी। उसे कहा आप ही शनाख्त कर। वो अगले दिन भागी, हिकमत के साथ अफगानिस्तान चली गई और वहां से जर्मनी चले गए दोनों। सो हमें तो देखें, हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू है, हमारे खिलाफ इंडिया अफगानिस्तान प्रोपेगेंडा करने लगा हुआ है, और वो प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के नौजवानों को बाहर निकलना चाहिए। आखिर में थोड़ा सा जान लेती हूँ सर, जहांगीर तरीन ग्रुप, आजकल उनसे मामलात कैसे चल रहे हैं? मैं तो जहांगीर तरीन साहब से मेरा तो मैं तो इमरान खान का साथ तल्लक है, उसी ग्रुप में हूँ, उसी के साथ खड़ा। तो इमरान खान के ग्रुप में था। मेरे तो कोई तल्लक नहीं ना जीतने। मैं अब कल मुझे कहे, मेरे तो कई वज़रा से भी तल्लक नहीं है, एक इमरान खान से तल्लक रखा हुआ काफ़ी है। अच्छा। उसके साथ हुकूमत में हूँ, जब तक वो हुकूमत में उसके साथ हूँ, और उसके जो मुखालिफ है उसका मैं मुखालिफ हूँ सियासी तौर पर। ठीक है, मैं कोई जोड़ो कराटे नहीं कर सकता। प्रोग्राम को मुझे खत्म करना था, लेकिन एक आखिरी सवाल बता दें। ईवीएम की आपने बात की कि ऑपोजिशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब आपके पास ऑप्शंस क्या है? इलेक्शन, फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाना पसंद भी नहीं करते, मिलाएंगे भी नहीं। उसने सारा जोर और सारी जुस्तजू और सारी मेहनत और सारी तैयारी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और ईवीएम मशीन के लिए कर रहा है। सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या ये जो तरमीम, ये आप ऑपोजिशन के बगैर कर सकते हैं? सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन जो मैं कौम से शेयर कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ कि इमरान खान का सारा जोर जो है अगले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का, हम उसकी बना रहे हैं वोटिंग शोटिंग लिस्टें शिस्टें ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और ये आपके लिए बड़ी खबर है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग लिस्टें शिस्टें, इमरान खान का सारा जोर ईवीएम मशीन और ओवरसीज के वोटों पर है। कहीं उसके पीछे ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम अब आपको वोट कम इससे कब देगी, तो सारा इंसार अब ओवरसीज पाकिस्तानी बंदा सोचता रहता है, मैं सोचता हूँ कि ये बटों के महल्ले से मुझे कम मिले तो उधर राजों के महल्ले से मुझे वोट मिल जाए, राजों के महल्ले से ना मिले ज्यादा वोट तो मुझे उधर हजारे वालों से मिल जाए। सो दिस इज ऑल टैक्टिक्स। मतलब मैंने फिर सही पकड़ा है कि अगर पाकिस्तान से ना मिले तो कम से कम ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिल जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी को मुहब्बे वतन नहीं समझता और ज्यादा बेहतर पाकिस्तानी नहीं समझता और ज्यादा मुसलमान नहीं समझता, मेरा ख्याल है वो गलती पे है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच शेख रशीद साहब। गुफ्तगू कर रहे थे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आपसे। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।